हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2022-23 का पेपर जामिया बीएड का। इससे पहले एक वीडियो और मेरी जा चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड पे 22-23 के ही पेपर पे। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 30 आते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक करा दिया था, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे, मतलब 46 से लेके 60 क्वेश्चन है ना, तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 जा चुका है। और उससे पहले रीजनिंग जा चुकी है, सेट सी है, उसमें सबसे पहले रीजनिंग पूछा था, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद में बाकी सब जैसे जैसे यूनिट है वैसे वैसे उसमें वीडियो अपलोड होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्लास। और इसमें क्वेश्चन नंबर 46। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, मैं वैसे तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन होना चाहिए, कुछ मैंने मिस कर दिया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसे कराने की कोशिश करूंगी उसी तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, आर टीचर अपॉइंटेड एट टीजीटी वो टीच विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। टीजीटी क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और वो क्या होते हैं? देखिए, दो होता है, एक तो दो नहीं 3 कैटेगरी होती हैं। पीआरटी, वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन हम मेन देखेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। तो पीआरटी जो होता है वो प्राइमरी 1st से 5th क्लास तक चला जाता है। ये 1st से 5th क्लास के लिए जो टीचर रखे जाते हैं उनकी पोस्ट कहलाती है पीआरटी, ठीक है। और टीजीटी तो होता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है अगर ये पूछा गया तो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ध्यान रखिएगा। और टीजीटी तो जाता है वो 6th क्लास से और 8th क्लास तक जाता है, ठीक है। और पीजीटी की जो जॉब होती है वो होती है 9 to 12, क्लियर। अब ऑप्शन में 5th किस में जा रहा है? प्राइमरी में। 8th किस में जा रहा है? टीजीटी में। और 12th किस में जा रहा है? पीजीटी में। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिएगा। बचा नर्सरी, तो नर्सरी है, इसमें अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो ये आंगनबाड़ी में चले जाते हैं, प्राइवेट की बात करें तो ये प्ले स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। As a teacher who has recently been appointed in a particular school, what would be your first preparation for the job? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। As a teacher who has recently been appointed in a particular school, what would be your first preparation for the job? आपकी जॉब लग गई है, तो आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होगी? जॉब लगने के बाद क्या करेंगे? प्रिपेयर 1 month लेसन प्लान इन एडवांस में लेसन प्लान बना के रख लेंगे। ऑप्शन बी, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ऑप्शन सी, आस्क फॉर नोट्स फ्रॉम कलीग्स टीचिंग द सेम सब्जेक्ट। उनसे जो आपके कलीग्स होंगे उनसे जो है नोट्स मांगने की कोशिश करेंगे, नोट्स लेने की कोशिश करेंगे कि हमें भी ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसकी जो भी इससे पहले पढ़ाया जाता है वो नोट्स आप हमें दे दें, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, बीकम फैमिलियर विद द सोशियो टीचिंग द सेम स्टूडेंट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखिए, लेसन प्लान एडवांस में नहीं बनाया जाएगा। ये जब आप क्लास में चले जाएंगे, बच्चों के मतलब पढ़ाना जब शुरू करेंगे तभी लेसन प्लान बनेगा आपका, कि कौन सा लेसन है, इसको जो आपके क्लास है उसमें बच्चों का लेवल क्या है, एवरेज ज्यादा है या फिर जो होते हैं ना एक इंटेलिजेंट बच्चों का जो परसेंटेज वो ज्यादा है, तो इस तरह से आपके लेसन प्लान बनेंगे, तो वो एडवांस में नहीं बना के रखे जा सकते। ऑप्शन भी, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नहीं, ये तो आपको एंट्रेंस के लिए ही करना है। जॉब के लिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब करना होगा पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी पीवाईक्यूज, जॉब लगने के बाद में आपको पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करने। ऑप्शन नंबर सी, आस्क फॉर नोट्स फ्रॉम कलीग्स टीचिंग द सेम सब्जेक्ट। कलीग से मांगेंगे कि अपना नोट्स दे दें, उसके हम अकॉर्डिंग पढ़ाएं। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का, हम किसी के नोट्स फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने तरीके से बनाए होंगे और हमें अपने तरीके से नोट्स बनाने होंगे,
ठीक है, सबका अलग अलग होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे, तो आप किसी के नोट्स लेके नहीं पढ़ा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फैमिलियर होंगे पहले तो सोर्स ऑफ टीचिंग द सेम स्टूडेंट, जो मतलब जो स्टूडेंट है उनसे सबसे फैमिलियर होंगे सबसे पहले कि किस तरह के बच्चे हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ाएंगे। आपको पता है कलाम बैच हमारा आने वाला है, बहुत कम पैसों में हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसको, और इसमें जो बीएड एमयू 4 ईयर्स है इसका भी हम बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट होगा एकदम, और जो क्लासेस होंगी वो भी मतलब दिन में कई सारी जो क्लासेस होंगी तो वो हम सारी क्लास लाइव रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाइव बैच चलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन द वाइडली यूज्ड एक्रोनिम आईसीटी द लेटर सी, मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म में आपसे पूछा है कि सी का मीनिंग क्या है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एमयू बीएड में भी कई बार आ गया है और अब ये जामिया में भी आ चुका है। तो हो सकता है आपसे कल को आई का स्टैंड्स मतलब आई का फुल फॉर्म पूछ ले या फिर टी का पूछ ले। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेशन नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा, सेंट्रल भी नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे? कई बार क्वेश्चन, मतलब बहुत बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इससे पहले मतलब जामिया में भी कई बार ये पूछा जा चुका है और एमयू में तो आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन डे कब होता है। तो ये होता है 11 नवंबर। अब यहाँ से कैसा और क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 11 नवंबर में जो नेशनल एजुकेशन डे है इसका इस बार का थीम क्या था। ठीक है, क्योंकि 11 नवंबर को है तो 11 नवंबर नवंबर 2023 इसका आपको थीम पता होना चाहिए कि इस बार जो नेशनल एजुकेशन डे हुआ था उसका थीम क्या था, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका थीम पता होना चाहिए। किसका बर्थडे होता है? ये नेशनल एजुकेशन डे जो होता है ये किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है? तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे कि बर्थडे पूछा जाता है कि किसका होता है। ठीक है, और बाकी हम इस ऑप्शन पे भी देखेंगे, अभी मैं पिक्चर के थ्रू बताऊंगी। ये 5 सितंबर को क्या होता है? 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे। और ये किसका बर्थ डेट है? ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। ठीक है, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे है। ये नेशनल टीचर्स डे है, नेशनल टीचर्स डे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ डेट है। और 26 जनवरी को तो आपको पता है क्या होता है, रिपब्लिक डे। 11 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे। और ये होता है जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, और ये मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये पूछा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इस बार के थीम जो कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो द थीम फॉर नेशनल एजुकेशन डे 2023 इज एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में ये ऐड कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बीन रीनेम्ड एज? मतलब अब जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? ठीक है, इससे पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब इसका नाम पूछा गया है कि प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, और या इसका नाम जो चेंज हुआ वो क्या हुआ।
तो एमयू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो पूछा गया था कि मतलब इससे पहले जो एमएचआरडी है ना, ये एमएचआरडी इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कई बार, और फिर उसके बाद में कि एमएचआरडी का जो नाम चेंज हुआ है उसका अब नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पूछा, नाम पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि इस जो प्रेजेंट में जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है। एमयू का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन हु विशेस टू बिकम अ टीचर। ठीक है, आपके विचार में शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति का निम्न में से सबसे वांछनीय लक्षण क्या है, मतलब उसमें क्या होना चाहिए। और इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बोला था, आपको कीवर्ड पकड़ना है। तो मोस्ट पूछा है, मतलब बाकी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी ठीक है ना, वो निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, मोस्ट में निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो मतलब बाकी भी ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है मोस्ट। तो आपको देखना है इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, गुड फिजिक्स, या ऑप्शन बी एबिलिटी टू असर्ट एंड डोमिनेट, ऑप्शन सी विलिंगनेस टू लर्न, या ऑप्शन डी विलिंगनेस टू प्लीज द सीनियर, मतलब उसका अच्छा डील डोल हो, डील डोल का मतलब उसका जो है हेल्थ अच्छी हो ना, फिजिक मतलब देखने वाले में अच्छा हो, इस तरह से। ऑप्शन बी अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने और हावी होने की क्षमता, हावी क्यों होगा भाई, तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दें। ऑप्शन नंबर सी सीखने की तत्परता हो, या ऑप्शन डी वरिष्ठ लोगों को खुश करने की तत्परता, मतलब विलिंगनेस टू प्लीज द सीनियर्स, जो उसके सीनियर्स हैं उनको वो खुश रखने की कोशिश करें। खुश रखने का मतलब जैसे कि चापलूसी करना है ना, कुछ लोग होते हैं आप तो बेमतलब की तारीफ करते रहते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो उसके जो सीनियर्स होते हैं वो उससे खुश रहते हैं, अच्छा ये तो मेरी तारीफ करता रहता है, और उसके ऐसा सब चलता रहता है। तो या तो ऐसा होना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, और ये भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी चलेगा। क्या जिनका हाइट नहीं होती, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती, क्या वो टीचर नहीं होते, वो भी होते। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सीखने की विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, यहाँ भी मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो बाकी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सारी हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है ऑप्शन वो देखना है। इंस्टिल रेस्पेक्ट फॉर कल्चर डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट, मतलब छात्र छात्राओं में सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से क्या होगा। आप चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना उनमें आए, तो आप कैसे उनमें सम्मान की भावना लेकर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज अ लेक्चर ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, उस पर लेक्चर देंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी पर उनको बताएंगे कि देखें कश्मीर में क्या कैसा कल्चर है, और साउथ में अगर चले जाएंगे तो कैसा कल्चर होगा, ईस्ट में चले जाएंगे तो कैसा कल्चर होगा, वेस्ट में चले जाएंगे तो कैसा कल्चर होगा, तो मतलब ये लेक्चर के थ्रू आप बताएंगे। या ऑप्शन बी शो अ फिल्म ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, एक फिल्म उनको दिखाएंगे जो किस पे होगी, कल्चरल डाइवर्सिटी पे होगी। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द थीम ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब एक आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पोस्टर, और उन पर अलग अलग थीम पे क्या करवा रहे हैं आप, डाइवर्सिटी पे जो है पोस्टर बनवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सेलिब्रेट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स एंड डेज ऑफ वेरियस कल्चर्स, मतलब विभिन्न संस्कृतियों के महत्वपूर्ण त्योहारों और दिनों को मनाना। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बता चुकी हूँ मैं कई बार कि जब आप रियल एग्जाम्पल से बच्चों को सिखाते हैं, रियलिटी से जब आप उसको जोड़ते हैं, रियल वर्ल्ड में जब उसको लेके जाते हैं, रियल लाइफ में जब उसको मतलब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, एक वर्ड आता है रियल लाइफ से, ये आपको जो है सीटेट में बहुत हेल्प करेगा। रियल लाइफ से ही मिलकर बना है रियलिया। ठीक है, तो रियल लाइफ आए तो वो भी सही है, मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है, और रियलिया आए तो ये मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा।
मुझे याद आ गया, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो रियलिया मतलब रियल जो लाइफ है उससे जितना ज्यादा आप लिंक करेंगे बच्चों को वो उतना ही अच्छा सीखेगा। ठीक है, तो ये फिल्म भी हो सकता था, इसमें पूछा था मोस्ट, तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट हमने ऑप्शन तो निकाल लिया। अब ये शो अ फिल्म ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, हाँ फिल्म से भी बच्चा क्या करता है, सीख लेता है ना, तो फिल्म का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट हमें देखना था। तो ऐसा नहीं ये नहीं हो सकता, लेक्चर नहीं हो सकता, या फिर पोस्टर मेकिंग नहीं हो सकता है, लेकिन हमने इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें देखना था। इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जब यहाँ आप कोई कीवर्ड पकड़ लेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा फिल्टर आउट करना। क्वेश्चन नंबर 53, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास बीन मिसिंग स्कूल फॉर मैनी डेज, एक बच्चा है जो आपकी क्लास में बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? रेस्पेक्ट चाइल्ड्स प्राइवेसी एंड इग्नोर द सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, बच्चे की जो प्राइवेसी है उसका सम्मान करेंगे और इस घटना को नजरअंदाज कर देंगे कि जो प्राइवेसी है, जो भी उसका रीजन रहा हो कि ठीक है उसे हम प्राइवेसी के तहत रखते हैं और हम किसी को कुछ नहीं बता रहे, मामला रफा दफा। ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी, आस्क अनदर स्टूडेंट्स टू शेयर ऑल क्लास नोट्स विद हिम, बाकी जो क्लास के बच्चे हैं, बाकी जो जैसे वो क्लास में नहीं आ रहा है तो उसका जाहिर सी बात है उसकी क्लास के जो नोट्स होंगे वो छोटे होंगे, उसने नहीं बनाए होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम बच्चों से बोलेंगे कि उसके नोट्स मतलब जो क्लास के नोट्स है वो उसे दे दे ताकि वो अपना होमवर्क कर ले, मतलब अपना नोट्स कंप्लीट कर ले। या ऑप्शन डी, ट्राई टू फाइंड आउट द एड्रेस द कोज बिहाइंड हिज एब्सेंस, मतलब क्या करेंगे, उसकी अनुपस्थिति के पीछे के कारणों का पता लगाने और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ट्राई करेंगे उसका फाइंड आउट करने का कि उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसका अब्सेंस होने का उसका कॉज क्या था, और तब जब ये पता चल जाएगा तो आप उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, बच्चा रेगुलर क्लास में बना रहेगा, नोट्स तो बाद में प्रोवाइड करवा देंगे आप, लेकिन सबसे पहले तो उसका कॉज देखेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल को तो रिपोर्ट करेंगे ही नहीं, और प्राइवेसी उसकी क्या ही होगी कि वो कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा तो उसको हम ध्यान देंगे और इग्नोर हम करेंगे नहीं मैटर, क्योंकि कल को ये मैटर बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टू अडॉप्ट फॉर इनकलकेटिंग वैल्यूज इन स्टूडेंट? क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू अडॉप्ट फॉर इनकलकेटिंग वैल्यूज इन स्टूडेंट। आप क्या चाहते हैं, बच्चों में मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों द्वारा अपनाई जा सकने वाली सबसे उपयुक्त रणनीति बतानी है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए, इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बोलेंगे कि आइए और हमें हमारे बच्चों में क्या करिए, वैल्यूज को इंसर्ट करिए, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा बोलिए जो बच्चे सीख लें। ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज वैल्यूज इन देयर ओन आइडियाज एंड बिहेवियर, जो बच्चों को आप वैल्यूज सिखाना चाह रहे हैं वो सबसे पहले खुद सीखेंगे, वो सबसे पहले खुद अप्लाई करेंगे, खुद करेंगे तब जो है बच्चों को सिखाएंगे। ऑप्शन सी, इंट्रोड्यूसिंग मॉरल साइंस एज ए सब्जेक्ट, अपने स्कूल में क्या करेंगे, जो मॉरल साइंस है उसे एज ए सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे और हर क्लास में आप इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी, नरेटिंग इंस्पायरेशनल स्टोरीज इन द मॉर्निंग असेंबली, मतलब जो मॉर्निंग में प्रेयर वगैरह होती है असेंबली में, आप उनको क्या करेंगे, उसमें कुछ टाइम रखेंगे, नरेटिंग इंस्पायरेशनल स्टोरीज, प्रेरणादायक कहानियां सुनाएंगे। ये भी सही था, मतलब आप कहानियां सुना सकते हैं, कुछ तो बच्चे सुधर ही जाएंगे, इससे वैल्यूज आई जाएगी। नैतिक विज्ञान को विषय के रूप में आरंभ करना, ये भी हो सकता है। अपने आचार विचार में इन मूल्यों का निर्देशन करना या इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, ये भी ठीक था। लेकिन हमारा जो मोस्ट जो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होगी वो होगी अपने आचार विचार में इन मूल्यों का निर्देशन करना, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज वैल्यूज इन और ऑन आइडियाज और बिहेवियर, मतलब जब जाहिर सी बात है हम कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे को हम उपदेश दे रहे हैं, खुद कर नहीं रहे, तो वो सामने वाला भी उसको नहीं मानेगा। उपदेश देने से पहले हमें वो चीजें खुद अप्लाई करनी होती हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजिट टू वेरियस प्लेस ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट?
शैक्षिक रुचि के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आयोजित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक लाइन में बता दूं, एक वर्ड में बता दूं। जो टूर होते हैं ना, जो स्कूल कॉलेज से टूर जाते हैं, है ना, तो उसी के बारे में बात हुई है कि वो क्यों जाते हैं, उनका पर्पस क्या है। These help in connecting the textbook knowledge with real world। जो टेक्स्ट बुक में नॉलेज है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। ऑप्शन बी, दे आर एन enjoyable way to pass time। टाइम पास करने का enjoyable तरीका है। ऑप्शन सी, दे आर एन इफेक्टिव वे टू मैनेज लार्ज साइज क्लास। ये क्या होती है? ये बड़े आकार की कक्षाओं को प्रबंधित करना, मतलब मैनेज करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन डी, दे मेक असेसमेंट इजियर। ये क्या करता है? ये आकलन को आसान बनाता है। तो आकलन जैसी तो कोई इसमें बात हुई नहीं थी। और बड़े आकार के कक्षाओं को मैनेज करना जरूरी नहीं है टूर पे ले जाके ही मैनेज होगी क्लास, है ना। ये समय गुजारने का एक सुखद तरीका है, नहीं टाइम पास नहीं करते। ये होता है दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद रियल वर्ल्ड। जैसे ज्योग्राफी में हमारे यहाँ हमारा भी टूर गया था। पहले जो ग्रेजुएशन में हमारा टूर गया था नैनीताल, और फिर जब हमने मतलब जब हम एमए कर रहे थे तो हमारा टूर गया था गोवा। तो वहाँ ले जाने का पर्पस क्या था? जो ज्योग्राफी से होते हैं, बाकी भी और सब्जेक्ट से भी टूर जाता है। तो जैसे नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाता है, साउथ का बच्चा नॉर्थ में आता है। तो जैसे हम नॉर्थ में रह रहे होते हैं तो यहाँ कोई क्या, हमारे जैसे यूपी में तो खास तरीके से कोई माउंटेन एरिया नहीं है, है ना, माउंटेन एरिया नहीं है, या फिर कोई बीच नहीं है यहाँ पर, समुद्र का किनारा, कोई ओशन नहीं है यहाँ पर, ओशन का बीच। तो बच्चों को ले जाया जाता है कि हमने जो ज्योग्राफी में पढ़ा है कि ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये माउंटेन है, हिमालय है, प्लेट्यू है, तो वो दिखाया जाता है। जो हमने अब तक बुक में पढ़ा था वो हमें क्या फील्ड में ले जाके दिखाया जाता है, और उस पर फिर उस पर हमें रिपोर्ट बनानी होती है कि हमने कैसे देखा, क्या देखा और वो क्या था। तो इसी तरह से हमने क्या सीखा वहां पर? हमने जो अब तक बुक में देखा, बुक में पढ़ा था, वो हमने जाके अपनी आंखों से देखा। तो इसका मतलब क्या कि हमने कनेक्ट की टेक्स्ट बुक को रियल वर्ल्ड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई हो गई ये बात कि टूर क्यों जाते हैं, ताकि वो टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो आसपास के, वो ज्यादा मतलब कुछ कि ताजमहल दिखाने के लिए लेके जाते हैं, है ना। या फिर अगर मान लो कि अगर हिस्ट्री भी है ना, तो हिस्ट्री को भी रूम में बिठा के नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। अगर मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा है, तो उसको दिखाएं कि कैसे कैसे इसमें खुदाई हुई है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या सामान निकला है। तो ये कुछ अलग ही मजा होता है और बच्चा बहुत अच्छे से सीखता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कलाम बैच के बारे में बताई चुकी हूँ। इसमें हमारा बैच आने वाला है बीएड जेएमआई मतलब जामिया पे भी, और जो है डीएलएड का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी नेशनल सेंटर फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक्सटेंसिव नहीं होगा, एक्सटेंसिव नहीं होगा, एजुकेशन बचा, एजुकेशनल बचा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब ये तो सेम सेम लग रहा है, बस क्या फर्क है ऑफ फॉर का या ऑफ का। तो आपको एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है कि यहाँ से भी डिफरेंस देखें, कितना माइनर उसने डिफरेंस दिया है कि ऑफ और फॉर। फॉर नहीं होता, ऑफ होता है। एजुकेशनल होता है, एजुकेशन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एमयू में भी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एनसीईआरटी का इस्टेब्लिश ईयर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, एनसीईआरटी का इस्टेब्लिश ईयर। ठीक है, और इसका जो एक क्वेश्चन आपको और बताना है, एक आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट में इसके एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है? दोनों को आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से पूछा जाता है एनसीईआरटी का मोटो। एनसीईआरटी का मोटो, तो मोटो है इसका विद्या अमृत मशनुते। ठीक है, हिंदी में है लेकिन इसको ही इंग्लिश में लिख के देता है, पूछता है तो विद्या अमृत मशनुते। अभी इसमें हिंदी में आया तो खैर ये तो तीनों लैंग्वेज में होता है जामिया का, तो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी। लेकिन जो एमयू है उसमें यही वर्ड सेम इंग्लिश में लिख देगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसका मीनिंग जो होता है वो विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। सही बात है। तो एनसीईआरटी से इतने सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, फुल फॉर्म से, एस्टैब्लिश ईयर से, चेयरमैन से और मोटो से। ठीक है, आपको
ये तो कमेंट करके ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वुड यू अवॉइड, आप क्या इनमें से अवॉइड करेंगे वाइल टीचिंग इन ऑनलाइन मोड, आप ऑनलाइन मोड में टीचिंग कर रहे हैं तो आप इनमें से किसको इग्नोर करेंगे या अवॉइड करेंगे। हैव एन अल्टरनेटिव प्लान रेडी इन द इवेंट ऑफ द कनेक्टिविटी इज यूज ऑफ योर एंड, मतलब आपके पास प्लान है, प्लान ए, मतलब आपके पास कनेक्शन है, मान लो कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास क्या प्लान बी होगा क्लास को कंटिन्यू करने का, है ना। तो ये तो जाहिर सी बात होना चाहिए। चलिए बाकी हम देख लेते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि बाकी जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं क्या उन पे डिजिटली एक्सेसिबिलिटी है, जो आप क्लास दे रहे हैं बच्चा एक्सेस कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी रिजिड अबाउट एग्जैक्ट टाइम टू असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट जो सबमिशन की डेट है उसमें आपको बहुत रिजिड रहना है, बोल दिया जिस डेट को उस डेट तक आपको असाइनमेंट चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन डी ट्राई टू मेक द क्लासेस एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, आपको क्या करना है कक्षाओं को यथासंभव इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करना है। इंटरेक्टिव भी बनाना है क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे ही अगर नहीं बनाएंगे, इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, अच्छे से अगर मतलब एक्टिव होकर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा वैसे ही सो जाएगा, है ना। तो ये तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग मतलब अवॉइड करना है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी रिजिड टू एग्जैक्ट टाइम, ये रिजिड नहीं होना है कि बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्लास छूट सकती है उसकी, तो हमें रिजिड नहीं होना है कि इस टाइम पे हमें असाइनमेंट चाहिए तो चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए, ये आपको पता ही होना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी है, जिन टीचर को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके पास है या नहीं है। और प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर मान लो कि कनेक्शन किसी वजह से कुछ होता है तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज सर्व्ड बाय द लेबोरेटरी एक्टिविटीज इन टीचिंग ऑफ साइंस, मतलब आप विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की गतिविधियों द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अब आपसे क्या पूछ लिया, साइंस, एज ए साइंस टीचर आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है दे मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट। ऑप्शन बी, मतलब आप जो लेबोरेटरी का काम करा रहे हैं, लैब का काम करा रहे हैं, वो क्या पर्पज है आपका लैब का काम कराने का, है? क्या पर्पज है कि जो लर्निंग इंजॉयबल होना चाहिए। दे अलाउ स्टूडेंट टू स्कोर हायर, अलाउ कर रहे हैं आपकी मतलब स्कोर हायर होना चाहिए। ऑप्शन सी, दे हेल्प द स्टूडेंट लिंकिंग द थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल वर्क। ऑप्शन डी, दे टीच स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आपको क्या बताना था यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब अगर प्रैक्टिकल आप करा रहे हैं तो हाँ इंजॉयबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और वो स्कोर भी हाई करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लिंकिंग थियोरेटिकल कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल वर्क ये भी ठीक है, और वैल्यूज मतलब डिसिप्लिन रहे ये भी ठीक है। आपको देखना है मोस्ट, तो इसमें मोस्ट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने जो अभी तक थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखे वो लिंक कर पाए प्रैक्टिकल वर्क से, ठीक है। प्रैक्टिकल में लेकर आए, उसको अप्लाई करें कि जो अभी तक उन्होंने थ्योरी सीखी थी, कंसेप्ट सीखे थे, उसको भी अप्लाई करें, प्रैक्टिकल करके देखें उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, who are the best pupil to evaluate a teacher on the basis of his performance and behavior। इनमें से कौन ऐसा हो सकता है जो बता सकता है कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं है, या किस टीचर में क्या कमियां है, किस टीचर की क्वालिटी क्या है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या कलीग्स, कौन बताएगा। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो लोग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स तो वो आके क्या ही बोलेंगे असेसमेंट पे, पेरेंट्स को क्या ही मतलब पड़ा है। पेरेंट्स तो क्योंकि डायरेक्ट जो कांटेक्ट में होता है टीचर्स के वो स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में टीचर होता है। तो अगर असेसमेंट करना हो बच्चे का भी, तो इसमें सबसे अच्छा कौन असेसमेंट कर सकता है, टीचर। तो वैसे ही अगर किसी टीचर्स के बारे में जानना हो तो उसके बारे में सही कौन असेसमेंट कर सकता है, उसके ही टीचर, बच्चे, स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, एज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, एक मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे अब आपको पहुंचा दिया यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट। अभी तक आप टीचर थे, अब आप प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। यू गेट टू नो दैट सम टीचर्स हैव बीन क्रिटिसाइजिंग यू बिहाइंड योर बैक, बट ना यहाँ पर
सीट तो दे दी आपको, जॉब तो दे दी प्रिंसिपल की, लेकिन एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई कि जो टीचर्स हैं वो आपकी बुराई कर रहे हैं। व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए, इग्नोर द सब्जेक्ट, इग्नोर कर देंगे, मैटर को ध्यान ही नहीं देंगे। ऑप्शन बी, टेक एक्शन अगेंस्ट दोज टीचर्स, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल हैं, सारे टीचर्स को आप छुट्टी कर सकते हैं। ऑप्शन सी, आस्क अदर टीचर्स टू डिस्करेज देम, बाकी जो जिन्होंने उनकी बुराई नहीं की उनको बोलेंगे कि जो इन टीचर्स को आप डिस्करेज करें। ऑप्शन डी, इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस, अगर कुछ है जो आपके क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो, व्यवहार ही ऐसा हो और कार्य नीतियां ऐसी हो जिन पर आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, मतलब आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो हमने JMI जामिया का पेपर 2022-23 का अब तक रीजनिंग कर लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 था, और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया है, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 60 था। अब जो भी यूनिट होगी उसकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह जल्दी ही। क्वेश्चन का इतना रिपीटेशन है, और कलाम सीरीज, आपको पता है कि कलाम साहब कौन थे? APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना। बहुत कम पैसों में उन्होंने बहुत आगे जाके दिखाया। तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो उन्हीं के लिए हमारी कलाम सीरीज है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कलाम बैच ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कलाम सीरीज को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, थोड़ा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें, सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। क्योंकि एक एक ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन बने तो वो आपका हो जाए। कम से कम जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो बैच लें, तो वो कलाम सीरीज से भी अपना काम चला सकते हैं, बशर्ते कि आप में दम होना चाहिए सिलेक्शन लेने का। सिलेक्शन किसी पढ़ाई पे किसी पैसे वाले का हक है ही नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा, इसमें इसका पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं बोलूंगी कुछ अगर आपके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत तरीके पढ़ाई करने के, आप पढ़िए। सारी जो वीडियो हमने दी हैं, जो PYQs है, कहाँ इतना सॉल्यूशन है, हम किस चैनल पे इतना सॉल्यूशन है? नहीं है, इतना ऐसे सॉल्यूशन नहीं है, किसी एक ने ही सारा पेपर करा रखा है। इससे पहले हालांकि B.Ed का मैंने भी ऐसे ही कराया था, लेकिन अब जो है, अब मेरा जो मकसद है वो यही है। कलाम सीरीज मैंने इसीलिए नाम रखा था इसका, कि हम जो है उन बच्चों के लिए भी काम करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते। कलाम सीरीज से वो अपने PYQ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में जामिया B.Ed का सॉल्यूशन के बाद में हम लेकर आ रहे हैं जामिया DLED का सॉल्यूशन, ठीक है, जामिया DLED का। और मैं बोलूंगी आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी करूंगी इस चीज को लेके कि कुछ भी छोटा नहीं होता, ना DLED ना B.Ed अपनी जगह सही है, DLED अपनी जगह सही है। अब जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो कुछ बोल रहे हैं कि मतलब DLED बेहतर है, ऐसा नहीं है। B.Ed का भी स्कोप बहुत है और DLED का भी बहुत है। वो आपका इंटरेस्ट है कि आप किस में जाना चाहते हैं, प्राइमरी जॉब में या फिर TGT PGT इसमें जाना चाहते हैं। TGT PGT के लिए B.Ed चाहिए प्राइमरी लेवल पे, DLED चाहिए, तो वो आपका मन है। तो लेकिन आप एक बार एग्जाम दें, जामिया DLED का भी, जामिया B.Ed का भी, AMU B.Ed का भी, AMU 4 years के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका भी दें, क्योंकि सेम यूनिट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जामिया DLED जामिया B.Ed में तो ओनली 20 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि बैच पे है और बाकी हम सेपरेट वीडियो ही लाएंगे। तो थोड़ा बता देती हूँ, ताकि बच्चे बहुत कमेंट तो कम करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे बात ज्यादा करते हैं, मैसेज करते हैं। उनका मेरा जो नंबर है आप लोगों के पास है, और सारे बच्चे हैं जिनके पास मेरा नंबर है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज ना करके आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। और जो है, अगर इसको कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।